हेलो विद्यार्थियों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन। हम बात करेंगे सबसे पहले रक्त की। रक्त क्या है? ध्यान दें, रक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान, उसके साथ साथ जितने भी भोज्य पदार्थ अपन सेवन करते हैं उन सभी का हमारे शरीर के सभी भागों में संचरण करने का काम करता है। अपन कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मतलब यह है कि रक्त जो है एकमात्र ऐसा ऊतक है जो हमारे शरीर में द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी और ऊतकों की बात करें, जैसे अपन बात करें अस्थि की यानी कि हड्डियों की बात करें, ये जो है ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बल्कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाकी हम बात करें रक्त की, तो रक्त जो है एकमात्र ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और हमारे शरीर में गैसों तथा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। अगली बात करते हैं संयोजी ऊतक की। तरल का मतलब हो जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है और आगे बात करते हैं संयोजी ऊतक की, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को जोड़ने का ये काम करेगा। हमारे ब्रेन को हमारे और पार्ट से जोड़ेगा, हमारे पाचन तंत्र को हमारे श्वसन तंत्र से जोड़ेगा, हमारे श्वसन तंत्र को हमारे उत्सर्जन तंत्र से जोड़ने का ये काम करेगा। तो हमारे शरीर के प्रत्येक भागों को जोड़ने का काम रक्त करता है। इसी कारण इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। हमारी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सभी को सुरक्षित और जोड़ने का कार्य हमारी हड्डियां करती है, तो वो भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बल्कि वो एक ठोस संयोजी ऊतक है क्योंकि ठोस अवस्था में पाया जाता है। बल्कि हम बात करें कि रक्त जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। आगे बात करते हैं रक्त जो होता है इसकी पीएच का मान। रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। हम कहते हैं 7.3 से 7.4 के आसपास। ठीक है, कभी आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा और आपको एनसीईआरटी बेस पे ये देखने को मिलेगा कि हमारे रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। रक्त के पीएच का मान 7.4 होने का कारण है क्योंकि इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, जिसकी मात्रा हमारे रक्त में 55% होती है और प्लाज्मा खुद जो है वह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब इसकी पीएच का मेजरमेंट किया जाता है लिटमस पेपर से, तो या पीएच पैमाने के माध्यम से, तो उसकी पीएच लगभग 7.3 7.4 के आसपास आती है। तो रक्त के पीएच का मान सामान्यतः 7.4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन रक्त के निर्माण की। रक्त का निर्माण, रक्त के निर्माण की हम बात करेंगे। ये हमारा हड्डी का चित्र है, जिसे अस्थि अपन बोलते हैं, अस्थि या फिर हड्डी। हड्डियों का अध्ययन ध्यान रखेंगे ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। हड्डियों के बीच में कुछ खाली भाग होता है लाल पीले कलर का, जिसे अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। तो हड्डियों के बीच के भाग को अस्थि मज्जा कहा जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, उस पेड़ के बीच में आप देखते हो ब्राउन कलर का या डार्क भूरे कलर का कुछ पार्ट दिखता है आपको, उसे अपन बोलते हैं पेड़ की मज्जा, जिसे पित्त के नाम से अपन जानते हैं, पित्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अस्थि मज्जा की। हड्डियों के बीच के भाग को अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है और हड्डियों के बीच में पाई जाने वाले इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट बोला जाता है। आपको एक शब्द ध्यान रखना है, ओस्टियो। जहां पर भी ये शब्द आपको देखने को मिले, इसका मतलब होता है हड्डी, और जहां पर भी आपको साइट या साइटो दिखे, इसका मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। और अगर आपको लग रहा है कि पीछे लॉजी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और स्टडी को अपन बोलते हैं अध्ययन। क्या बोलते हैं? अध्ययन। अगर हम इसी वर्ड को इसके पीछे लगा देते हैं, ओस्टियो के पीछे, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी बन जाता है। आगे अपन बात कर रहे हैं रक्त की, तो रक्त के लिए भी समझ लो आप कि रक्त के लिए एक शब्द काम में आता है हीमेटो। हीमेटो का मतलब, जहां पर भी हीमेटो या हीमो शब्द आता है, इसका मतलब या इसका रिलेशन हमेशा रक्त से होगा और हमें पीछे बस एक वर्ड जोड़ना है लॉजी, तो हमारे पास हो जाता है हीमेटोलॉजी। और हीमेटोलॉजी का मतलब हो जाता है रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन?
रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है हीमेटोलॉजी। लेकिन अगर अपन बात करें हीपेटोलॉजी में की जगह अगर अपन पे लगा देते हैं तो ये हीपेटो वर्ड जो बना है इसका अर्थ होता है यकृत या फिर लीवर। तो लीवर का अध्ययन या कलेजा जिसे अपन बोलते हैं इसका अध्ययन हीपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत हो, लीवर हो, कलेजा हो, इन सभी का अध्ययन हीपेटोलॉजी कहलाता है, हीपेटोलॉजी। अब जैसे हमारे पास साइड का मतलब कोशिका है, तो अगर हीपेटो का मतलब यकृत है और साइड का मतलब कोशिका है, तो यकृत के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हीपेटोसाइट बोला जाएगा, रक्त के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हीमेटोसाइट बोला जाएगा, और हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट बोला जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जैसा कि एक और वर्ड आता है हमारे पास ओडेंटो। ओडेंटो, अब ओडेंटो का मतलब होता है हमारे पास दांत। अब इसके पीछे अगर अपन लॉजी लगा देते हैं तो हमारे पास हो जाता है ओडेंटोलॉजी, यानी कि दांतों का अध्ययन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ओडेंटोसाइट, क्योंकि ओडेंटो तो मतलब दांत है और साइट मतलब कोशिका होता है, तो ओडेंटोसाइट मतलब दांतों की कोशिका, ओडेंटोलॉजी मतलब दांतों का अध्ययन, हीमेटोसाइट मतलब रक्त की कोशिका, हीमेटोलॉजी मतलब रक्त का अध्ययन, हीपेटोसाइट मतलब यकृत की कोशिका, हीपेटोलॉजी मतलब यकृत का अध्ययन। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रक्त का निर्माण किस प्रकार से हमारे अस्थि मज्जा में या हमारे शरीर में होता है। देखो ध्यान दें, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे रक्त का निर्माण हमारी हड्डियों के अंदर होता है। हमारी हड्डियों में कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहते हैं अपन ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट जो है आपस में मिलकर अस्थि मज्जा का निर्माण करते हैं जिसे अपन बोलते हैं बोन मेरो। करेक्ट। तो बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा की बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार के अपने को अस्थि मज्जा देखने को मिलती है। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास लाल अस्थि मज्जा, एक हमारे पास होती है पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा, तो दो प्रकार की हमारे पास अस्थि मज्जाएं पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो इसको अपन बोलते हैं, ये येलो बोन मेरो होती है। लाल अस्थि मज्जा जो है मुख्य रूप से आरबीसी का निर्माण करती है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है जिन्हें लो कणिकाएं या फिर रक्ताणु के नाम से जाना जाता है। रक्त का सबसे बड़ा भाग हमारे पास जो है वो है आरबीसी। रक्त का लगभग 99% भाग बनाने का कार्य करते हैं कौन? आरबीसी। रक्त का लगभग 99% भाग बनाते हैं, बाकी 1% में हमारे पास कौन होती है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलती है, ठीक। येलो अस्थि मज्जा जो है ये हमारे पास मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता करती है और कुछ भाग ये बिंबाणुओं का भी बनाती है। किसका बनाती है? बिंबाणुओं का भी बनाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा जो है वो हड्डी के बीच का भाग होता है और इसमें ऑस्टियोसाइट कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, ये सब मिलकर अस्थि मज्जा बनाती है। और अस्थि मज्जा दो प्रकार की हमारे पास होती है, लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण करेगी, बल्कि पीली अस्थि मज्जा जो है वो बिंबाणु डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायता करेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो जाए, ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा हो कि अस्थि मज्जा ने अपना काम करना बंद कर दिया, अगर अस्थि मज्जा ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो अस्थि मज्जा का काम आपको पता है क्या होता है? मुख्यतः अस्थि मज्जा का मुख्यतः कार्य ये होता है रक्त का निर्माण करना, यानी कि आरबीसी का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, प्लेटलेट्स का निर्माण करना। लेकिन अस्थि मज्जा ने अपना काम करना बंद कर दिया। अगर ये अपना काम करना बंद कर दे तो रक्त का निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, रक्त का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो शरीर में धीरे धीरे रक्त की कमी आएगी, तो उसे अपन बोलेंगे थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया बोला जाएगा, या इसको हिंदी में बोलेंगे अरक्तता। क्या बोलेंगे? अरक्तता। दो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, एक वर्ड हमारे पास होता है एनीमिया। एनीमिया जिसे अपन बोलते हैं रक्ताल्पता या रक्त अल्पता। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों के लिए। अगर रक्त की कमी आती है तो उसे अपन बोलते हैं रक्ताल्पता या फिर एनीमिया, और रक्त का निर्माण बंद हो जाता है तो उसे बोलते हैं थैलेसीमिया या अरक्तता। लगता अपने को यह है कि दोनों में ही तो रक्त की कमी आ रही है, इसमें भी रक्त की कमी आ रही है, इसमें भी रक्त की कमी आ रही है, लेकिन इसमें होता यह है कि रक्त की कमी होने का मेन कारण है रक्त का निर्माण ना होना। रक्त का निर्माण नहीं होगा तो उस व्यक्ति में रक्त की कमी आएगी से, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसके शरीर में पूरा का पूरा रक्त खत्म हो जाएगा और उसे फिर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो इस व्यक्ति को जीवित रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के थैलेसीमिया हो जाता है तो उसे प्रतिमाह रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि रक्त का निर्माण तो हो नहीं रहा, यानी कि अस्थि मज्जा उसकी काम नहीं कर रही। अस्थि मज्जा काम नहीं कर रही तो उसको प्रतिमाह रक्त चढ़ाना पड़ेगा, प्रतिमाह रक्त चढ़ाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
लेकिन एनीमिया में क्या होगा, रक्त का निर्माण तो होगा लेकिन रक्त का निर्माण कम होगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि एनीमिया जो है उसमें भी रक्त की कमी आती है और थैलेसीमिया में भी रक्त की कमी आती है। लेकिन रक्त थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें रक्त की कमी स्थायी रूप से आती है, बल्कि एनीमिया में अस्थायी रूप से आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त का निर्माण बंद होने से, पूरे तरीके से रक्त का निर्माण बंद हो गया तो रक्त बन नहीं पाता बॉडी में, लेकिन वहां पर रक्त बन रहा है लेकिन कम बन रहा है। दोनों में डिफरेंस इतना है, वहां रक्त बनता है लेकिन कम बनता है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से रक्त का निर्माण बंद हो जाता है। ये थैलेसीमिया हमारे पास होता है, जिसे अपन अरक्तता के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगली बात अपन आगे करेंगे। एनीमिया, थैलेसीमिया की अपन बात करते हैं। एनीमिया में रक्त की कमी आती है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऐसे रोग जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थैलेसीमिया जो है ये इसके पेरेंट्स से आ सकता है या इनसे पहले, इस पीढ़ी के पहले की जो पीढ़ी है उनमें से ही आ सकता है, क्योंकि यह गुणसूत्र या जीन के कारण होता है। गुणसूत्र या जीन के कारण होता है। और मुख्य कारण यह है कि पुरुष या महिला में पाए जाने वाले एक्स गुणसूत्र की अनियमितता के कारण, एक्स गुणसूत्र के अनियमितता के कारण, या एक्स गुणसूत्र ठीक से ना काम कर रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जीन का डिसऑर्डर उसका बदल चुका है, या जीनों का क्रम बदल चुका है, नाइट्रोजनिक सारकों का क्रम बदल चुका है, इस कारण से ये रोग हो जाता है। इसीलिए इसको अपन नाम दे देते हैं थैलेसीमिया, क्योंकि इसमें रक्त का निर्माण पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को प्रति माह रक्त चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस रोग में प्रति माह रक्त चढ़ाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है थैलेसीमिया। बल्कि एनीमिया में रक्त की कमी आती है, इसमें पूरी तरीके से रक्त का निर्माण बंद हो जाता है। आगे चलते हैं। अब ध्यान देंगे आगे। जैसे रक्त का निर्माण हो गया, जैसा कि यहाँ पर आरबीसी हमारे पास बनती है। अब आरबीसी बनी, लेकिन जो ये आरबीसी बनी है अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, ये हमारे पास नवजात आरबीसी होती है। कौन सी होती है? नवजात आरबीसी होती है। ये नवजात आरबीसी जो होती है यह बनने के बाद तुरंत कार्य नहीं करती। आरबीसी का मुख्य काम आपको पता है, आरबीसी मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करती है। किसका परिवहन करेगी? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती है। इसी कारण से डब्ल्यूबीसी को सैनिक कणिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीमाणु की। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ध्यान दें आगे। तो आरबीसी जो बनती है नवजात, वो डायरेक्ट काम नहीं आती। मुख्य रूप से आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। बल्कि यहाँ पर ये जो आरबीसी बनी है वो हमेशा दोबारा से काम नहीं आने वाली। ये कब काम आएगी? जब इसे प्रौढ़ किया जाएगा या फिर इसे विकसित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नवजात आरबीसी जो है जहां तक प्रौढ़ या विकसित नहीं हो जाती वहां तक ये काम नहीं आती, यानी कि यह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करते। तो कैसे करेगी, बात को समझना। सबसे पहले आरबीसी हमारे पास बनती है कहां पर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में बनती हुई ये जाती है सबसे पहले प्लीहा में जाती है। प्लीहा, प्लीहा जिसे अपन बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन के नाम से जानते हैं। और इसे तिल्ली भी बोला जाता है। आपने सुना होगा किसी की तिल्ली बढ़ गई तो यही तिल्ली होती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो जब नवजात आरबीसी बनती है तो नवजात आरबीसी बनने के बाद ये आरबीसी कहाँ चली जाती है? प्लीहा में चली जाती है। वहां पर प्लीहा में जाने के बाद इस आरबीसी को पोषण दिया जाता है। आरबीसी को पोषण दिया जाता है, इसको ऊर्जा दी जाती है, इसके केंद्रक को गायब किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जब नवजात आरबीसी बनती है तो केंद्रक होता है। बल्कि अपन पढ़ते हैं कि मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन जब नवजात आरबीसी बनती है तो उसके अंदर केंद्रक होता है। बल्कि जब ये नवजात से प्रौढ़ हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका केंद्रक गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद उस केंद्रक की जगह कौन आ जाता है? हीमोग्लोबिन आ जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी के केंद्र को रिप्लेस कर देता है, यानी कि हटा देता है उसकी जगह, और वहां पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी के अंदर जाने के बाद इसको लाल रंग प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लीहा के अंदर जाने के बाद ये आरबीसी जो है यह विकसित हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है, और विकसित होने तक यह प्लीहा में ही बनी रहती है। और जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है कि हमारे शरीर को आरबीसी की आवश्यकता है, तो यहाँ से प्लीहा से रक्त निकलकर या आरबीसी निकलकर रक्त नलिकाओं में चली जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, आपको ध्यान रखना है।
तो आरबीसी बनेगी लाल अस्थि मज्जा में, यहां से निकलकर जो नवजात आरबीसी बनेगी वो जाएगी प्लीहा में। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करती, पहले इसको अपने को वयस्क बनाना पड़ता है, इसको नवजात आरबीसी जो है इसको वयस्क बनाना पड़ता है। वयस्क बनाने के लिए इसको भेजा जाता है प्लीहा में, जहां पर क्या होता है इसके केंद्रक को हटाकर वहां पर हीमोग्लोबिन जोड़ा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी तो करती है परंतु आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा जब जाकर ऑक्सीजन का परिवहन हो पाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन पढ़ते हैं कि आरबीसी नवजात आरबीसी का संग्रहण करती है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्लीहा आरबीसी का संग्रहण करता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक या संग्रहण केंद्र के नाम से जाना जाता है, या फिर आरबीसी की जगह आप याद रख सकते हो हमारे शरीर का रक्त बैंक या आरबीसी का रक्त बैंक या संग्रहण केंद्र किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होता है प्लीहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नवजात आरबीसी जो बनती है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद वयस्क होती है और वयस्क होने के बाद उसे शरीर में कार्य के लिए भेज दिया जाता है, जैसा कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं उसके लिए इसको भेज दिया जाता है। एक बात और आप पढ़ते हो प्लीहा के बारे में कि जैसे हमारे पास आरबीसी है, नवजात आरबीसी आई प्लीहा में गई, प्लीहा में जाने के बाद ये इसको विकसित किया गया, विकसित करने के बाद शरीर में डाल दिया गया, शरीर में डालने के बाद ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए इसको छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सारी चीजें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी पता है कि आरबीसी जो है इसका जीवन काल जो होता है 120 डेज का होता है, 120 दिन का होता है, आपको ध्यान रखना है। 120 दिन बाद ये आरबीसी जो होती है अपने आप नष्ट हो जाती है। अपने आप नष्ट होती कैसे उसको थोड़ा समझेंगे आप। हमारे रक्त में रक्त कणिकाएं हैं, यहाँ पर फ्लो हो रही है, ये रक्त कणिकाएं जो है जिनमें से हम बात करें आरबीसी की, किसकी बात करें? आरबीसी की बात करें। ये आरबीसी जो है यह जब 120 दिन की हो जाती है या फिर बूढ़ी हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो 120 दिन बाद इस आरबीसी को प्लीहा में भेजा जाता है और ये प्लीहा या स्प्लेन या तिल्ली जो है इस आरबीसी का क्या करता है? अपघटन करता है। क्या करता है बेटा? अपघटन करता है, और अपघटन करने के बाद अनेक प्रकार के प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन नवजात आरबीसी, वो प्रोटीन जो होते हैं तो नवजात आरबीसी बनकर आते हैं प्लीहा में, उसको ऊर्जा देने का काम करेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, उसकी परत को बनाने का काम करेंगे, उसमें केंद्र को हटाने के लिए जिम्मेदार होंगे, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी को बनाने का काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी में दो चीजें पाई जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। आप पढ़ते हो तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों के दोनों आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, जैसा आप पढ़ते हो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो बनते हैं ना वो पुरानी आरबीसी के अपघटन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए आप कहते हो कि आरबीसी जो है वह जब हमारे प्लीहा में जाती है बूढ़ी होने के बाद, तो इस मृत आरबीसी को या वृद्ध आरबीसी को हमारे प्लीहा में अपघटित किया जाता है या इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। डिकम्पोज करने के बाद अनेक प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जो अगली आरबीसी के निर्माण में सहायता करेंगे या आरबीसी जो नवजात आती है उसके विकसित करने में सहायता करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि मृत आरबीसी का ये अपघटन करती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको बोलते हैं आरबीसी की कब्रगाह, या इसको बोलते हैं आरबीसी का बूचड़ खाना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है रक्त का निर्माण कैसे होता है। रक्त के अपन ने बात करी, रक्त एक तरह से जो ऊतक के रूप में काम करता है। रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। हमारे शरीर में रक्त जो होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसी प्रकार से अपन ने आगे बात करी कि रक्त के निर्माण की बात कर रहे थे, और रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डी के बीच का भाग होता है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन ओस्टोसाइट कहते हैं। हड्डियों की कोशिकाओं को ओस्टोसाइट कहा जाता है। ये आपस में मिलकर एक लाल रंग का एक द्रव ठोस पदार्थ बनाते हैं। थोड़ा अर्ध द्रव बोल सकते हैं उसको अपन, थोड़ा द्रव होता है थोड़ा ठोस होता है। तो वो क्या करता है? हमारे पास आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने में सहायता करता है। आरबीसी के बारे में अपन ने बात करी, आरबीसी जो है उसका कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है, और ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है, आरबीसी का बूचड़ खाना इसको बोला जाता है। अगला टॉपिक इसी के बाद अगला जो टॉपिक है अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।